अंजना, क्या? मैंने चौंक कर हसन को देखा। अंजना, उसने दोबारा दोहराया। कौन अंजना? किधर है? मेरे पूछने पर उसने कोई जवाब दिए बगैर अपनी छोटी उंगली से एक तरफ इशारा कर दिया। मैंने मुड़कर देखा। हस्बे तौका वहां पर कोई नहीं था। मुख्तसर से गुसल खाने में, जहां मैं अपने 6 साला बेटे हसन को नहला रही थी, हमारे अलावा किसने होना था? मैंने 1-2 मर्तबा उससे फिर पूछा कि वो क्या कह रहा है, मगर उसके कोई जवाब ना देने पर मैं अपने कामों में लगकर भूल भाल गई। हसन हमारा इकलौता बेटा है, यानी मेरा और तनवीर का। तनवीर मेरे शौहर रेलवे में मुलाजिम हैं। चंद दिनों पहले तक हम मुल्तान में रहते थे, जहां मेरा ससुराल है। अभी थोड़े दिन पहले तनवीर की पोस्टिंग यहाँ इस छोटे से शहर बहरामपुर में हो गई, तो हम यहाँ आ गए। तनवीर को रेलवे कॉलोनी में एक क्वार्टर अलाट हुआ था, क्वार्टर नंबर 313। एक मुख्तसर 2 कमरों, सेहन, किचन और छोटे से गुसल खाने पर मुश्तमिल ये घर हमारी मुख्तसर फैमिली के लिए बहुत था। तनवीर कोई बड़ी पोस्ट पर नहीं थे। उनकी तनख्वाह बस इतनी थी कि हमारा बामुश्किल गुजारा होता था, क्योंकि वो अपने वालिदैन को भी खर्चा भेजते थे, जो कि मुल्तान में रहाइश पजीर थे। हसन को मैंने करीब ही एक स्कूल में दाखिल करवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता आसपास के चंद घरों से मेरी जान पहचान बढ़ने लगी, जहाँ तकरीबन मेरी ही उम्र की ख़वातीन थीं, जिनमें सबसे ज़्यादा और जल्दी मेरी दोस्ती रेहाना से हो गई। रेहाना के शौहर भी रेलवे में मुलाजिम थे। उनको ये नौकरी अपने वालिद के तवस्सुत से मिली थी। वो भी रेलवे मुलाजिम थे। रिटायरमेंट के बाद उनकी सीट उनके बेटे को मिल गई। रेहाना के 2 बच्चे थे। वो हसन के स्कूल में ही पढ़ते थे। हम दोनों अक्सर मिल बैठते, दुनिया जहां की बातें करते, अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते और आखिरकार रेलवे मुलाजमीन की कम तनख्वाह, महंगाई बेतहाशा हो जाने और गुजारे से मुश्किल होने पर हमारी बातों की तान टूट जाती। रेहाना एक दरमियानी शक्ल की, बहुत ज़्यादा और बढ़ बढ़कर बातें करने वाली दिलचस्प औरत थी। मुझे उसकी कंपनी में बहुत मज़ा आता था। तनवीर भी मुत्तमईन थे कि इस नई जगह आकर हम बहुत जल्द हर तरह से सेट हो गए थे। हमारे घर के आसपास के तमाम पड़ोसी अच्छे और शरीफ थे। छन छन छन। एक रात जब हम सब सो रहे थे कि एक आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। घुंघरुओं की मध्यम आवाज़, हल्के तबले की झनकार के साथ। इस वक्त पहला ख्याल मेरे जहन में आया कि शायद तनवीर ने टीवी चलाया हुआ है। अपने 2 कमरों में से एक कमरे को मैंने अपने हिसाब से ड्राइंग रूम बनाया हुआ था। वहाँ एक पुराना सोफ़ा और टीवी रखा हुआ था, मगर तनवीर तो बेखबर मेरे बराबर में सो रहे थे। उनकी तो इस आवाज़ से आंख तक न खुली थी। कमरे में मौजूद तीसरे छोटे से पलंग पर हसन बेखबर सो रहा था। मैं थोड़ी देर उठकर बैठी रही। जब आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई तो मैं फिर लेट गई, मगर देर तक मुझे नींद ना आ सकी। सुबह में ये रात वाला वाक़या मेरे जहन से निकल गया। चंद दिनों बाद जब तनवीर ड्यूटी पर थे और हसन स्कूल गया हुआ था, अचानक मुझको अकेले घर में घबराहट होने लगी। एक अजीब सा वहम सताने लगा। उस रात वाला वाक़या भी याद आ गया। मैंने घड़ी पर नज़र डाली। अभी हसन के घर आने में अच्छा खासा वक्त था। मैंने दुपट्टा ओढ़ा, घर में ताला लगाया और रेहाना के घर आ गई। रेहाना का घर मेरे घर से चंद मिनटों के फासले पर ही था। रेहाना किचन में थी। उसके ससुर बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मेरे सलाम के जवाब में उन्होंने शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरा। तबस्सुम, तुम अब्बा मियाँ के पास बैठो, मैं चाय ला रही हूँ। उसने किचन से हाँक लगाई। मैं उसके ससुर के पास बैठ गई। वो मुझसे अहवाल पूछने लगे। कहाँ से आई हो? कितने बच्चे हैं?
कहाँ रहती हो वगैरह। मेरे बताने पर कि हम लोगों को क्वार्टर नंबर 313 अलाट हुआ है, वो एकदम चुप से रह गई। मगर वो घर तो बरसों से बंद पड़ा था, वो गोया हुए। जी हाँ, मैंने किसी कदर तलखी से कहा। निहायत ही खस्ता हाल घर है, सफाई कर कर के थक गई हूँ, साफ ही नहीं होता। सुना है बरसों से खाली था। उसी वक्त रेहाना चाय लेकर आ गई और हम दोनों उसके कमरे में आ गए। उस दिन रेहाना के साथ इधर उधर की बातों के बाद मेरा जहन हल्का हो गया और सब कुछ दिमाग से निकल गया। मगर अगले ही दिन शाम को रेहाना मेरे घर मौजूद थी। तन्वीर ड्यूटी से आकर कमरे में आराम कर रहे थे। मैं रेहाना को ड्राइंग रूम में ले आई। तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ, फिर आराम से बातें करेंगे, मैंने उससे कहा। अरे दफ़ा करो बातों को, मैं एक इंतहाई अहम बात बताने आई हूँ, रेहाना ने कहा। जोश से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। खैरियत तो है? क्या हुआ? मैं थोड़ा घबरा गई। असल में जब तुम कल आई और अब्बा मियाँ को मालूम हुआ कि तुम लोग 313 में शिफ्ट हुए हो तो वो बहुत परेशान हो गए। कहने लगे कि ये घर आसेब ज़दा है। क्या कह रही हो रेहाना? मेरे दिल को कुछ हुआ। मैं नहीं कह रही, अब्बा मियाँ ने कहा है। उसने डरी हुई निगाह चारों तरफ डाली। या तो इस घर में कोई रहता नहीं है, अगर कोई रहने की कोशिश करता है तो उसको बहुत ही बुरे हालात से गुजरना पड़ता है। ऐसा कई बार हो चुका है, इसलिए इस घर को किसी को अलॉट नहीं करते। आखिर तनवीर भाई को यही घर क्यों दिया? इसलिए कि कोई और घर खाली नहीं था और कॉलोनी से बाहर किराए पर घर लेना हम लोग अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकते। खोए खोए अंदाज में मैंने जवाब दिया। अब्बा मियाँ बता रहे थे, बहुत पहले जब वो खुद बहुत छोटे थे, इस घर में एक बहुत खूबसूरत नाचने वाली रहती थी। क्या नाम था उसका? हाँ, शायद अंजना देवी। क्या? अंजना? मैं चौंक गई। हाँ, ये बात बहुत पुरानी है, क़याम पाकिस्तान से भी पहले। तो एक दिन उस अंजना मैडम के किसी आशिक ने जलन में आकर छुरी से उसका काम तमाम कर दिया। बस वो दिन और आज का दिन, उसकी रूह बल्कि बदरूह इस घर में मंडलाती है। शुरू में तो वो लोगों को नज़र तक आती थी, मगर अब बस इस घर में किसी को नहीं टिकने देती। तुमने तो मुझे डरा दिया रेहाना। डराया नहीं, वो संजीदा हुई। मुझे अब्बा मियाँ ने भेजा है कि तुमसे कहूँ कि पहली फुर्सत में घर बदल लो। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा अभी, और तुम्हारी सहेली का भी। अभी रेहाना रुखसत ही हुई थी, तनवीर भिनाए हुए कमरे से बाहर निकल आए। मुझे उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो कमरे में लेटे अपने कानों से सब सुन रहे थे। एक औरत की बरसों पुरानी रूह लोगों को इस घर में टिकने नहीं दे रही। सब बकवास। भला ऐसा मुमकिन है? ऐसा सिर्फ डरावनी कहानियों में होता है, हकीकत में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मरने के बाद रूह जिस्म से निकल जाती है और कभी वापस नहीं आ सकती। मगर तनवीर, मैंने खुद एक रात घुंघरुओं की आवाज़ सुनी थी। और फिर हाँ, मुझे अचानक याद आया, हसन भी एक दिन अंजना नाम पुकार रहा था। हो सकता है हसन ने स्कूल में कुछ सुना हो, तनवीर ने सोचते हुए कहा। आखिर ये तो हकीकत है ना कि कभी पहले इस घर में अंजना नामी औरत रहती थी। कोई कह रहा होगा कि ये बच्चा इस घर में आया है और ये नाम इसके जहन में रह गया हो। मगर वो घुंघरुओं की आवाज़, उफ़ो, वो चिढ़ गए। आखिर तुम क्यों बज़िद हो कि वो आवाज़ अंजना के घुंघरुओं की थी? वो तुमको क्यों एंटरटेन करेगी? हाँ, हो सकता है कि वो आवाज़ बाहर से आई हो। तनवीर ने एक तरह से किस्सा ख़त्म कर दिया। मैं भी चुप हो गई। छन छन छन। मगर फिर एक रात, कई दिनों के बाद, जब मैं ये सब भूलने लगी थी, एक बार फिर घुंघरू छनकने लगे।
نہ صرف گھنگرو بلکہ ساتھ طبلے کی سنگت۔ میری آنکھ کھل گئی۔ حسن اپنے پلنگ پر اور تنویر میرے برابر میں بے خبر سو رہے تھے۔ گھنگروں کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی اور اس آواز کے ساتھ طبلے کی سنگت بھی بڑھ رہی تھی، جس طرح دو اپنے فن میں انتہائی ماہر لوگ مظاہرہ کر رہے ہوں۔ مگر اس آواز میں قطعاً کوئی خوبصورتی یا کشش نہیں تھی، بلکہ یہ آواز، یہ جھنکار اتنی پراسرار تھی، بہت ڈراؤنی، بہت منحوس۔ میں نے تنویر کو آوازیں دینے کی کوشش کی، تنویر، مگر میرے منہ سے نہایت آہستہ آواز برآمد ہوئی۔ میرا دل خوف کے مارے بند ہونے لگا تھا۔ آواز اس قدر تیز ہو گئی کہ میز پر رکھے برتن بجنے لگے۔ ایسا لگنے لگا کہ گھنگروں کا فن دکھانے والی کمرے کے اندر داخل ہونے لگی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس تیز شور کے باوجود تنویر اور حسن بے خبر سو رہے تھے۔ آواز کمرے کے دروازے کے انتہائی قریب آ گئی۔ لگا کہ اب یا تب کوئی اندر آ جائے گا، شاید ناچتے ہوئے۔ مگر وہ تال پر میں نے چیخ ماری، مگر اسی وقت اچانک مسجد سے اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ کوئی ٹھٹک کر رکا ہے۔ تال اچانک ہلکی ہوئی، پھر ختم ہو گئی۔ میں بستر پر بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نہ جانے کب اذان کی مبارک آواز رکی اور نہ جانے کب میں بستر پر گر کر جیسے بے ہوش ہو گئی۔ اف، تبسم کو کیا ہو گیا ہے؟ میرے توقع کے خلاف تنویر کو آج بھی میری بات پر یقین نہیں آیا۔ مجھ کو نہیں، آپ کے دماغ کو کچھ ہو گیا ہے۔ تنویر، میں نے انتہائی تلخی سے کہا، میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ میں نے جو کچھ بتایا وہ ایک ایک لفظ سچ ہے؟ اگر اس وقت اذان نہ ہوئی ہوتی تو وہ شیطان کمرے میں داخل ہونے ہی لگا تھا۔ پھر نہ جانے، سوچ کر اس وقت میں بھی لرز گئی۔ اصل بات یہ ہے تبسم، تنویر میری حالت دیکھ کر نرم پڑ گئے۔ تم نے اپنی سہیلی ریحانہ اور اس کے سسر کی باتوں کو سر پر سوار کر لیا ہے۔ تم نیند میں دیکھے واقعات کو سچ سمجھنے لگی ہو، ورنہ ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ مرنے کے بعد کوئی بھی کبھی بھی واپس نہیں آتا، اور پھر اتنے سالوں کے بعد۔ آپ نہ مانیں، میں نے حتمی انداز میں کہا۔ نہ اب میں اس گھر میں چند منٹ اور رہوں گی، اور نہ میرا یہ معصوم بچہ۔ مگر تبسم میری جان، تنویر گڑبڑا گئے۔ میں اچانک دوسرے گھر کا بندوبست کیسے کروں؟ اور اگر گھر مل جاتا ہے تو اس کا کرایہ، ایڈوانس، ان کی اصل پریشانی ان کی زبان پر آ گئی۔ کچھ بھی ہو تنویر، کرایہ، ایڈوانس، پیسے زندگی سے زیادہ تو نہیں ہوتے نا۔ آپ اگر یہاں سے نہیں جا سکتے تو مجھے اور حسن کو کچھ دنوں کے لیے واپس ملتان بھیج دیں۔ میں نے التجا کی۔ ٹھیک ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ گویا ہوئے، میں تم لوگوں کو کل کی ٹکٹ کروا دیتا ہوں، تم کچھ دن ملتان واپس چلے جاؤ، جب تک میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی اور گھر مل جائے، بے شک مزید چھوٹا کیوں نہ ہو۔ کل نہیں، آج ہی، آج رات، میں نے کہا۔ تنویر مجھ پر ایک نظر ڈال کر رہ گئی۔ میں جلدی جلدی اپنا اور حسن کا سامان پیک کرنے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں تنویر سے جان چھڑا رہی تھی، بلکہ اب اس گھر میں مزید ایک رات گزارنے کا مطلب میرے لیے کسی مصیبت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ شاید وہ بدروح صرف میری دشمن تھی، میں نے سوچا، کیونکہ تنویر کو تو نہ وہ کبھی محسوس ہوئی، نہ وہ کبھی خوف زدہ ہوئے۔ جب تنویر ہم دونوں کو ٹرین میں بٹھانے لگے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ پلیز تنویر، آج میری بات پر یقین کریں، میں سچ بول رہی ہوں۔ آپ جلد ہی کسی گھر کا بندوبست کر لیں، میرا آپ کے بغیر بالکل دل نہیں لگے گا۔ تنویر نے اسبات میں سر ہلا کر پیار سے میرا گال چھوا۔ جب ٹرین چل پڑی تو تنویر اسٹیشن سے نکل گئے۔ میرا دل اداس ہو گیا۔ میں جانتی تھی کہ تنویر کو میری باتوں پر بالکل یقین نہیں ہے، اور وہ اپنی ضد کے پکے ہیں۔
हरगिज़ भी मकान तलाश करने में जल्दी नहीं करेंगे। न जाने कितने महीने अब इनसे दूर रहना पड़ेगा, मैंने उदासी से सोचा। तनवीर ने बिस्तर पर करवट बदली। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। शादी के बरसों बाद पहला इत्तेफाक था कि तबस्सुम उसके साथ नहीं थी और उसने हसन के खाली पलंग को देखा। ये सारा फसाद उस औरत का फैलाया हुआ है। गुस्से की एक लहर उसके दिमाग से टकराई। ना वो उल्टी सीधी बातें तबस्सुम के सामने दोहराती और ना तबस्सुम रातों को यूं डरा करती। खैर, देखते हैं। कोशिश करूँगा कि 1-1.5 महीने में तबस्सुम के दिमाग से ये खन्नास निकल जाए और वो घर वापस आ जाए। इसी घर में। उसने साइड टेबल पर पड़ी सिगरेट उठाई और होंठों में दबा ली। सिगरेट जलाने के लिए लाइटर जलाया, मगर लाइटर की रोशनी में दरवाजे के सामने बाहर सेहन पर एक साया लहरा रहा था। लंबा लिबास पहने, पश्वास की तरह, जैसे पहले नाचने वालियां पहना करती थीं, वो बिल्कुल आसानी से ये साया देख सकता था। साया कदम ब कदम कमरे की तरफ बढ़ रहा था। अचानक पीछे से किसी ने तबले पर ताल दी। साये के गुफ्तगू वाले कदम बढ़े, फिर तबले की राल, फिर घुंघरू के कदम, तेज झनकार, और फिर साया कमरे में दाखिल हो गया। तनवीर के मुंह से सिगरेट गिर गई। साया ऐन उसके सामने रुक चुका था, मगर घुंघरू और तबले की आवाज़ बदस्तूर आ रही थी और इस कदर तेज कि मेज़ पर रखे बर्तन बज रहे थे। साया, जो कि एक नौजवान, हसीन मगर मकरू औरत की झलक मार रहा था, ऐन उसके मुकाबल आकर खड़ा हो गया। उसने नाचने वालों का सा लिबास पहना हुआ था। बाल चुटिया की सूरत घुटनों तक आ रहे थे, मगर बुरी तरह उलझे हुए थे। होंठों पर सुर्ख लिपस्टिक बुरी तरह थोपी गई थी। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नमूदार थी। तनवीर बुरी तरह कांपने लगा। कौन हो तुम? अंजना, औरत के मुंह से मिनमिनाती आवाज़ निकली। चलो मेरे साथ। कहाँ? बामुश्किल उसने पूछा। गुसल खाने में, मैं वहीं रहती हूँ। उसने आगे बढ़कर तनवीर की कलाई पकड़ी। उसका लम्स कतन गैर इंसानी और बेहद सख्त था। तनवीर ने आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश की, मगर उसका मुंह जैसे बंद हो गया। वो उसे घसीटती हुई सहन में ले जाने लगी। आखिरी मंजर जो तनवीर ने देखा वो ये था कि उस औरत की गर्दन बुरी तरह कटी हुई थी, जिसमें से उसके अंदर का गोश्त साफ नजर आ रहा था। हेलो, कौन? तबस्सुम? हाँ रेहाना, तुम इतनी सुबह अचानक? हाँ तबस्सुम, समझ नहीं आ रहा कैसे तुमको इत्तला करूं। एक बहुत बुरी खबर है। खुदा के लिए रेहाना, क्यों, क्या हुआ? तनवीर भाई, उनका इंतकाल हो गया है। वो तुम्हारे घर के गुसल खाने के सामने गिरे हुए थे। शायद हार्ट अटैक हुआ था। फ़ोन का रिसीवर तबस्सुम के हाथ से गिर गया।